मित्रों, मिशन राजेश्वरी लेखपाल के तहत हमारे चैनल लेट्स लर्न पे हम लोग लाए हैं समान अध्ययन के तीसरे टॉपिक भारतीय इतिहास पे। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया है और आवश्यकता अनुसार आगे भी वीडियो बनाया जाएगा इससे संबंधित। तो देखते हैं मित्रों, पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पद्य में लिखी संस्कृत की पहली रचना। पद्य की बात हो रही है मित्रों, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास में लिखी गई पुस्तक है। गद्य में लिखी संस्कृत की पहली रचना की बात करें तो कादम्बरी है, जो बाणभट्ट की रचना है। अगला हम देखते हैं मित्रों, लीलावती गणित की पुस्तक है, जो बीज गणित की पे है मुख्य रूप से, और भास्कराचार्य ने लिखी है। लीलावती जो कि भास्कराचार्य की पत्नी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम लीलावती रखा गया। वह विदेशी यात्री जो पांड्य राज्य नहीं गया किंतु वहाँ का वर्णन किया है, तो मार्को पोलो रहा है। विदेशी यात्रियों को पढ़ते हैं मित्रों, और किसके समय में वे आए थे भारत। तो देखते हैं मित्रों, विदेशी यात्री निकितन निकितन बहमनी राज्य में आया था। निकोलो कोंटी कृष्णदेव राय के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक देवरादित्य के समय में आया था। राल्फ फिच अकबर के समय में आया था। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय में आया था। पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, फिर बाद में सर टॉमस रो। मनुची 1658 यानी औरंगजेब के समय में आया था ये। अगला देते हैं मित्रों, कृष्णदेव राय की दो प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है जो पूछे जाते हैं, जामंती कल्याण और अमुक्तमाल्यद। तो जामंती कल्याण संस्कृत में लिखा गया नाटक है, जबकि अमुक्तमाल्यद तेलुगु में लिखा गया शासन से संबंधित रचना है उनकी। अगला प्रश्न मित्रों, विजयनगर में स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण की व्यवस्था क्या थी। वहाँ अयंगार व्यवस्था थी मित्रों, और ये अयंगार व्यवस्था आनुवंशिक थी। नायक की जो व्यवस्था थी वो नायंगार व्यवस्था थी। दोनों व्यवस्था वहाँ विजयनगर में चल रही थी, अयंगार व्यवस्था और नायंगार व्यवस्था। तो नायंगार व्यवस्था नायकों से संबंधित था, और अयंगार व्यवस्था जो थी वो वहाँ प्रशासन से संबंधित थी, जो आनुवंशिक थी मुख्य रूप से। उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए लोगों को बड़वे कहा जाता था। चोल राज्य का विभाजन जो हुआ था, मंडलम यानी प्रांत को मंडल कहा जाता था। कोट्टम, बलनाडु, नाडु, उर और ग्राम। यहाँ सबसे छोटी इकाई जो थी मित्रों उर थी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं नाडु के बाद परुरू भी पाया गया है, कहीं मेलग्राम, मंगलम, पीडागा बहुत कम है, लेकिन मुख्य रूप से मंडलम, कोट्टम, बलनाडु, नाडु और उर ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उर या ग्राम था। श्रीलंका पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला भारतीय शासक, देखिए अब यहाँ देखेंगे दो महत्वपूर्ण राजा हैं, एक राजा प्रथम है और एक राजेंद्र चोल है। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पे जो कब्जा कर पाए थे वो राजराज प्रथम कर पाए थे, तो आंशिक था। और दूसरी जो थी राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो दोनों प्रश्न है, आंशिक पूछा जाएगा या केवल उत्तरी भाग पे पूछा जाएगा तो राजराज प्रथम, और पूरे श्रीलंका की बात की जाएगी तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका और मालदीव पे भी कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगाया था दो चीज़ों पे, हक खुदी व खिदमत खुदी पर। ये आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको इंटर टिक लगा देना है। वास्तविक मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था बलबन ने किया था। बलबन के मकबरे में इनका प्रयोग हुआ था। और मेहराब दो प्रकार के होते थे, सल्फूक मेहराब और फारसी मेहराब। अलाउद्दीन के काल में जो मेहराब थे वो सल्फूक मेहराब थे, और जबकि फारसी मेहराब का प्रयोग जैसे कई प्रकार से प्यालेदार फारसी होती थी, जो प्यालेदार बनाई जाती थी। कांटेदार होना था तो भारतीय था। दाब दीवार पर होती थी और कभी कभी दाब केंद्र में होती थी, इस तरह के भी दर्शाए गए हैं। अवास्तविक मेहराब जो कलरिका आधारित होती थी, जो भारतीय पद्धति से बनी हुई थी। सस्यावर्तन की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फसल चक्र को सस्यावर्तन कहते हैं। महाभारत का अरबी अनुवाद जो है उसका किताब का नाम है रसनामा, जिसे नकीब खां ने लिखा था। अलवार संतों की संख्या 12 है, जबकि नैनार संतों की संख्या 63 है। अलवार संत वैष्णव होते थे, जबकि नैनार संत शैव होते थे। सिद्ध संतों की संख्या 84 है। अगर अलवार संतों की बात करें तो सबसे जो प्रमुख अलवार संत था वो कुलशेखा था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का जानकार था।
मुगलकालीन चित्रकार जो पागल हो गया था उसका नाम था दसवंत, जो अकबर के काल का था। जहांगीर ने इस चित्रकार को ईरान भेजा था, बिशन दास को। हाँ, जहांगीर ने ईरान भेजा था। शासक जो नृत्य व संगीत में निपुण था, आदिल शाह निपुण था। नादिरुल असर और नादिरुल जमां दो उपाधियां दी गई थी जहांगीर के द्वारा। जो असर की उपाधि थी उस्ताद मंसूर को दी गई थी और जमा की उपाधि हसन को दी गई थी। अच्छा, नादिरुल असर का मतलब होता है उम्र का अनोखा, और नादिरुल जमा का मतलब उम्र का आश्चर्य। दो इसी तरह दो महत्वपूर्ण नाम है, सीरी कलम और जरीन कलम। सीरी यानी स्वीट पेन और जरीन कलम यानी गोल्ड पेन। तो अकबर के द्वारा दोनों दी गई थी। सीरी कलम अब्दुल समद को दिया गया था, जबकि जरीन कलम मोहम्मद हुसैन को दिया गया था, जो कश्मीर का रहने वाला था। अगला देखेंगे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चारागाह किसने कहा? मीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था कि सूर्य की किरणों के समान शासक को फैलना चाहिए? तो ये अबुल फजल ने कहा था। अगला है मित्रों, इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में हुई थी। दीन इलाही की शुरुआत 1582 में काबुल से आकर अकबर ने की थी। अष्टकुलाधिकरण था, गुप्त काल में था अष्टकुलाधिकरण। अलूतेदार और बलूतेदार कौन थे? अलूतेदार जो थे प्रभावशाली लोग होते थे गांव के, उनको अलूतेदार कहा जाता था। जो कर्मचारी होते थे गांव के, उनको बलूतेदार कहा जाता था। इसी के साथ मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छापामार या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व का था। कलिंग का था खारवेल राजा। खारवेल ने उत्तर भारत में हराया था किसे? देखिए, खारवेल ने उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। और दक्षिण भारत की बात करें तो सातवाहनों को हराया था, और उत्तर भारत की बात करें तो सतमित्र और देवतिरी को हराया था। अशोक के 13वें वर्ष में नियुक्त किया था धर्म महामात्य, जो धर्म से संबंधित कार्यों को देखरेख करते थे, उससे संबंधित मामलों को सुनते थे। 5वें शिलालेख में इसका वर्णन अशोक ने किया है। महेंद्र वर्मन ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो मोगलीपुत्तिस से ली थी, जिन्हें तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। उन्होंने महेंद्र वर्मन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जबकि अशोक को उपगुप्त ने शिक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। सिंधु से अच्छा मित्रों, ये देखना, अशोक को शिक्षा तो उपगुप्त ने दिया था, लेकिन किससे प्रेरित थे अशोक? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए किससे प्रभावित हुए थे बौद्ध धर्म के जाने के लिए। सिंधु से पाटलिपुत्र मार्ग का वर्णन है मेगस्थनीज की इंडिका में, जिसे राजपथ कहा है मेगस्थनीज ने। जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? टालमी की है। मौर्यकालीन दो न्यायालय थे, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। फौजदारी लड़ाई झगड़े से संबंधित न्यायालय को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था, जिसका नाम था कंटक शोधन। और दूसरा था जो सामान्य मामले देखते थे, दीवानी न्यायालय और धर्मस्थनीय उनको कहा जाता था। भिक्षुक बनने पर रोक लगाई थी कौटिल्य ने। पुहार या कावेरीपत्तनम बंदरगाह की स्थापना चोल शासक करिकाल ने किया था, जो चोलकालीन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उत्तरापथ था, तक्षशिला से उदयगिरी तक को उत्तरापथ कहा जाता था। दो हत्थे वाले पात्र मिले हैं दक्षिण भारत से, जो रोमन कलश है। रोम में इस तरह के पात्र चलते थे। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत का संबंध रोम से व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध थे। धर्मचक्र जिन बिहार स्थित है सारनाथ में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, इसीलिए वहाँ पे धर्मचक्र जिन बिहार की स्थापना हुई थी। पुनर्विवाह की अनुमति दी थी, नारद स्मृति में है पुनर्विवाह की अनुमति, उसके लिए 4-5 स्त्रियां बताई गई हैं। प्रथम कुलिक का उल्लेख है विशेष समिति में है। कुलिक यानी शिल्पी होते थे, शिल्पकार। गुप्त काल में सोने और चांदी की मुद्रा को क्या कहा था? दीनार और रूपक कहा था। सोने की मुद्रा को दीनार और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा था। गुप्तकालीन कर था उद्रक। उद्रक जो और या भाग्य कर थे, भूमि कर को कहा जाता है, नगद में दिए जाते थे। चालुक्य वंश की स्त्री शासिका एक थी, दंडी महादेवी थी। कृष्णदेव राय किस खेल में निपुण? शतरंज में निपुण थे कृष्णदेव राय। 1420 में अपनी पत्नी के साथ विजयनगर आने वाला यात्री कौन था? निकोलो कोंटी था, जो दो देवराय प्रथम के समय में आया था। निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ आया था, और उसने सती प्रथा का उल्लेख भी किया है। हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। प्रताप रुद्र देव को 4 बार हराया था कृष्णदेव राय ने। कलंजू नापने की इकाई थी कलंजू, और कासू सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। गांव की सभा उर कहलाती थी, सबसे छोटी इकाई भी थी उर। नाडू की सभा को नागताल कहा जाता था। शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इन्होंने महाराज संप्रदाय की स्थापना भी की थी। शुद्ध अद्वैतवाद बहुत पूछा जाता है मित्रों। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य।
अकबर ने स्वर्ण मंदिर की 500 बीघा भूमि किसे दान दी थी? अकबर ने स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन दान दी थी। बाद में स्वर्ण मंदिर की स्थापना वहाँ की गई थी। तो गुरु रामदास को दिया था। और ये गुरु रामदास अमरदास के दामाद थे, जिनकी शादी अमरदास की पुत्री भानुमति के साथ हुआ था। विदेशी यात्री टेवेनियर कौन था? जौहरी था। ये पूछा जाता है कभी कि टेवेनियर कौन था, मनुची कौन था। तो टेवेनियर जो था वो जौहरी था, जबकि मनुची जो थी तोपची था। तुर्जु की बाबरी का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? 1826 में बेवरेज ने किया था। यूरोपियों के आने का क्रम देखें अगर तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा आया। फिर डच 1595 में आए। 1600 में अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और फ्रांसीसियों की आने का क्रम था 1664 में आए थे। तो यहाँ देखेंगे मित्रों आगे सहायक संधि। देखिए सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। लेकिन सब माना जाता है वेलेज़ली को है सबसे ज़्यादा कि सहायक संधि किसने शुरू किया? वेलेज़ली ने, जो सही तरीके से लागू किया पूरे भारत में, वेलेज़ली ने लागू किया था। तो सर्वप्रथम स्वीकार करने की बात करें तो अवध ने स्वीकार किया था, लेकिन स्वीकार पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले हैदराबाद ने किया था। तो ये प्रश्न थोड़ा घुमा के आ सकता है मित्रों, देखते रहिएगा कि अगर आता है कि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था या हस्ताक्षर किसने किया था, तो दोनों में अंतर है। जमींदारी अब हम देखते हैं मित्रों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक में जमींदारी प्रथा 3 प्रकार की प्रथा थी। इसमें भूमि से संबंधित जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो जमींदारी की बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के उत्तरी बनारस क्षेत्र में और उत्तरी कर्नाटक में यहाँ जमींदारी प्रथा थी। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है रीड और मुंडो ने किया था। मद्रास में मुंडो ने किया था, एल्फिंस्टन ने मुंबई में किया था और रीड ने 12 महल में किया था। और ये कुर्ग और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था, मद्रास में भी। अगला महालवाड़ी, हार्टले मैकेंजी ने शुरुआत की थी महालवाड़ी व्यवस्था की। अन्य भागों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें मित्रों तो हम इसकी स्थापना 1800 में जॉर्ज चार्नक ने किया था। और बाद में इसने अपने दामाद चार्ल्स आल्ट्रम को फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित दे दिया था, सौंप दिया था। बंगाल का पहले गवर्नर की बात करें मित्रों तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 से 60 तक था। और फिर 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर था। प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। सूफी संत जो स्वयं को कृष्ण का अवतार कहता था, मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे। ऋग्वेद में कुल मित्रों 10 मंडल है, जिसमें से पहला और 10वां छेपक है, यानी बाद में जोड़ा गया थे। और मंडल के जो संस्थापक हैं उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं रचनाकार, जैसे दूसरे के गृहसमत, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठवें के भरद्वाज और सातवें के वशिष्ठ और आठवें के कर्ण और अंगिरस, जबकि 9वें में सोमरस थे। तो याद कर लेना मित्रों, कभी पूछा था सोमरस का पूछा जाता है ज़्यादातर कि 9वें मंडल की रचना किसने की थी, या तीसरे मंडल की विश्वामित्र ने की थी, चौथे 7वें की वशिष्ठ ने की थी, पूछा जा सकता है। अब देखें कुछ महान मंदिरों से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे मित्रों। छह काकर देउल मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। त्रिकोणीय शैली का मंदिर कश्मीर में है। पंचायतन मंदिर उड़ीसा में। आनंद मंदिर म्यांमार में है। जागो मंदिर जावा में है। और रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केदराज ने करवाया था, जो चालुक्य काल में। ये तारे के समान आकृति का बना हुआ है, 5 कोण का, इसलिए होयसलेश्वर मंदिर इसी तरह बनाए जाते थे। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? राजा कर्ण डहरिया को, जो कलचुरी वंश का था, उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। रेख देव मंदिर कहते हैं उड़ीसा के मंदिर को, रेख देव मंदिर कहते हैं। विमान व रथ मंदिर स्थित है दक्षिण भारत में, मंदिर जो है विमान और रथ मंदिर है। सहस्र स्तंभ मंडल का लक्षण मिलता है विद्येश्वर मंदिर में। तो ये देखते हैं मंदिर क्या है, इसके लिए विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी, इतना आवश्यकता नहीं आप लोगों को हो चुकी है। जातियों की संख्या की बात करें तो सबसे कम ब्राह्मण में 34 जातियाँ थी उसमें, क्षत्रियों में 36, वैश्य में 48 और शूद्रों में सबसे ज़्यादा 108 जातियाँ थी। मंदिर 2 प्रकार के होते थे, सांधार और निरंधार। जो प्रदक्षिणा बंद होती थी, जिसकी प्रदक्षिणा पथ बंद होता था उसे सांधार मंदिर, और जिसका खुला होता था उसे निरंधार मंदिर। अब सांधार मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो चंदेल में बना हुआ है, पूछा गया है। 5 यवन शासकों का उल्लेख अशोक ने किया है, इसमें 13वें शिलालेख में किया है।
3 दक्षिण राज्यों का उल्लेख भी अशोक ने किया है, उसको दूसरे और 13वें तीनों शिलालेखों में किया है। 3 दक्षिण राज्य कौन से? चोल, पांड्य और सत्यपुत्र का। और यहाँ विदेशी यात्री कुछ आए थे, जो मौर्य काल की बात हो रही है। मेगस्थनीज के समय में चंद्रगुप्त मौर्य आया था, वो सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था, बिंदुसार के समय डायमेकस और अशोक के समय डायनोसियस। ये पूछा गया है डायमेकस और डायनोसियस कई बार। और मेगस्थनीज ने देखिए 7 वर्गों का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो ये पूछा गया है कई बार कि जो है किसका वर्णन नहीं किया है, तो दास का वर्णन नहीं किया है। और जो सातों हैं दार्शनिक है, किसान है, सिपाही है, चारवाह, अहिर, दस्तकार, दंडिक और पार्षद का वर्णन उसने किया। नागार्जुन कोंडा, जिसका उपनाम विजयपुरी भी था, और ये दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर है नागार्जुन कोंडा। इच्छाकू द्वारा विकसित किया गया था और इसका पुराना नाम काकड़ाव भी है। तमिल संगम 3 संगम हुए थे तमिल में, मदुरई, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरा में। ये पांड्य शासकों के समय में हुआ था। तो मदुरई जो कि पांड्यों की राजधानी भी थी। पहला जो तमिल संगम हुआ था उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, दूसरे के तुल्काप्यम और अगस्त ऋषि दोनों थे, तीसरे के नक्कीरर थे। अब हम कुछ सोने की बात करते हैं। इस प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? कुषाण शासकों ने, वो भी सबसे ज्यादा भीमकटफिसस ने सबसे पहले। और सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो ये कुजलफिडविसस ने जारी किया था। अगर आज शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा, तो सातवाहन शासकों ने जारी किया था। तो इस तरह से सिक्कों को याद करना भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है मित्रों। विधवाओं को मुंडन की संस्कृति कितने दी थी? संगम काल में मुंडन की संस्कृति दी गई थी। अच्छा, अब देखते हैं विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व की शुरुआत है, जबकि शक संवत 78 ईस्वी पूर्व की, 78 ईस्वी के। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो देखिएगा मित्रों 57 और 78 जोड़ेंगे तो 135 वर्ष आएगा। तो प्रश्न आता है तो 135 वर्ष का अंतर था। अगर हमें वल्लभी संवत निकालना मित्रों, तो गुप्त संवत जो कि 319 में शुरू हुआ था, उसमें से हम शक संवत जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ था अगर घटा दें, तो हमको वल्लभी संवत निकल पता चल जाएगा कि 241 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। आइए मित्रों फिर देखते हैं लेट्स लर्न पर भारत के इतिहास से संबंधित और प्रश्नों को। मौर्य काल में राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था, जबकि राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। राजस्व संग्रह करने वाले को गोप कहा जाता था। जो ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व संग्रह करते थे, एकत्र करते थे, उनको गोप कहा जाता था। और यही गोप होते थे जीवन मरण से संबंधित लेखा पढ़ी भी यही करते थे। संस्कृत का जो प्रथम महाकाव्य है वो नव शाह सांक चरित्र है। चोल प्रशासन के अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते थे उसे पेरुदनम, छोटे अधिकारी को सिरुदनम, और राजा के पास के जो अधिकारी होते थे उनको उडन कुट्टम कहा जाता था। आगे देखें मित्रों, सती प्रथा की आलोचना किसने किया है? बाणभट्ट और मेघातिथि ने सती प्रथा की आलोचना की है। तारीख अमीनी के रचनाकार उतबी हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ कौन थी? शाह तुर्कान थी। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया है। जाट विद्रोह की बात करते हैं मित्रों। जाट विद्रोह क्रम से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले गोकुल ने 1669 में शुरू किया, दूसरा राजा राम 1688 में, और राजा राम ने तो अकबर की कब्र की हड्डियों को खोद कर जला दिया था। तीसरा चूड़ामन था, 1690 में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी चूड़ामन। उसके बाद बदन सिंह आए कुछ समय के लिए। फिर अगला 1756 में सूरजमल, जिसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो जाट विद्रोह से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उनका देख लीजिएगा कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल। भरतपुर राज्य की स्थापना किस जाट ने की थी? तो चूड़ामन ने की थी। किस जाट ने अकबर की कब्र खोद कर अस्थियां जला देती थी? राजा राम। तो ये है जाट विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो गोकुल। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। हाकिंस को फिरंगी सबसे पहले किसने कहा था? जहांगीर ने। कैप्टन हाकिंस जहांगीर के समय में आए थे, उन्हीं को उसने फिरंगी कहा था सबने। कैप्टन खान भी कहता था उनको। पुर्तगालियों की राजधानी सबसे पहले कोचीन थी, उसके बाद गोवा। अंग्रेजों ने 24 परगना जिला प्राप्त किया था मीर जाफर से। उसके बाद अंग्रेजों ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव प्राप्त किया था, जिससे बाद में कोलकाता बना था। मीर कासिम से लिया था। ये गांव थे जिनसे कोलकाता बना। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। क्लाइव और शुजाउद्दौला, एक तरफ क्लाइव था और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला शाह आलम और नजमुद्दौला बंगाल का जो शासक था, और शाह आलम मुगल सम्राट था और अवध का राजा शुजाउद्दौला, तीनों मिलकर क्लाइव से समझौता किया था। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध की बाद की स्थिति है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बाद ये संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ हुई थी।
देखेंगे आगे मित्रों। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक महादेव गोविंद रानडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1781 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। 1857 के विद्रोह को जिहाद घोषित किया था मोहम्मद अब्दुल्ला ने। ये तंजौर के थे, फिर बाद में उत्तर भारत में आ गए थे। इन्होंने विद्रोह को जिहाद घोषित किया था। 1942 में समानांतर सरकारें बनी थी, महत्वपूर्ण रूप से सतारा में, बलिया में और मिदनापुर में। तो अंतर क्या है, सबसे लंबे समय तक सतारा में चला था और बलिया में चित्तू पांडे की सरकार थी, मिदनापुर में जातीय सरकार बनाई गई थी इस समय। आगे देखते हैं मित्रों, संगीत वाले स्तंभ हम्पी में पाए थे। शिवाजी के अष्टप्रधान की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इससे कभी कभी पूछा जाता है। पेशवा, शिवाजी की जो 8 होते हैं उनमें से 8 के नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है मित्रों, देख लीजिएगा। मोरो तिरंबक पिंगले या मोरो पंत जिसको कहते थे, वो प्रधानमंत्री, पेशवा को प्रधानमंत्री के समान कच्छ माना जाता था। दूसरे थे सेनापति जो होते थे सरे नौबत हमीर राव मोहिते थे, और तीसरे वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री, सेनापति और वित्त मंत्री ये महत्वपूर्ण थे। वित्त मंत्री में मजूमदार अमात्य कहा जाता था इनको, रामचंद्र नीलकंठ थे। गुप्तचर में वाक्य नवीस यानी गुप्तचर होते थे, दत्ता जी तिरंबक थे। सरनवीस या चिटनीस या सचिव ये पत्र व्यवहार देखते थे, शाही पत्रवारों को देखते थे। अन्ना जी दंत पंतो थे उस समय। सुमंत यादव विदेश मंत्री होते थे। रामचंद्र पंत तिरंबक थे उस समय। साथ में थे पंडित राव रघुनाथ पंडित, ब्राह्मण होते थे ज़्यादातर पंडित राव। और न्यायाधीश जो होते थे रामवीर जी। इन दोनों को सैनिक सेवा नहीं करनी पड़ती थी, पंडित राव और न्यायाधीश को। आगे देखेंगे मित्रों, मराठा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। शिवाजी के प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो मौजा या देह थी। वे परिवार जो समाप्त हो चुके होते थे उनकी जमीन को गतकल जमी कहते थे। जमींदारों के पास जो भूमि होती थी उसे मिराज भूमि कहा जाता था। और चौथ, शिवाजी 2 प्रकार के कर लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ जो है एक सैन्य कर होता था 25%, उनकी सुरक्षा के बदले वो 25% राजस्व वसूलते थे, उसे चौथ कहा जाता था। सर्वप्रथम उन्होंने बीजापुर से चौथ वसूला था। और सैद्धांतिक रूप से चौथ को मानने वाला पहला जो राजकुमार था वो आजम शाह था, जबकि वैध रूप से मानने वाला पहला जो मुगल शासक की बात हो तो जहांगीर शाह था। शिवाजी की अस्थायी सेना पागा थी, घुड़सवार सेना थी, 2 प्रकार के होते हैं, एक शिलादार एक बरगीर। तो जो शिलादार थे वे अपने घोड़े और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करते थे, जबकि जो बरगीर होते थे उनके घोड़े और अस्त्र शस्त्र आदि की व्यवस्था राज्य स्वयं करता था। शिवाजी की जो दुर्ग पद्धति आधारित थी वो आदिल शाही दुर्ग पद्धति पर आधारित थी। और 9 दुर्ग थे इसमें, गुलाबा और मलवान में मिला के इनके 9 दुर्ग थे। रसद सामग्री का जो प्रबंध करता था अधिकारी उसे खारिज कहा जाता था। नाव के 2 प्रकार उसमें नाव प्रचलित थी, गुराब और गलीबर। विजयनगर के साथ संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं मित्रों, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्री जो होता था उसे दलाधिकारी या दलवाय कहा जाता था। सचिव को रायसम या बरायसम कहा जाता था। अनेक ग्रामों को विशेष समूह को जावाडीह कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था के बदले ग्रामवासियों से जो कर लिया जाता था उसे पडिकावल कहा जाता था। वह ग्राम जहाँ से राजस्व सीधे केंद्र के पास जाता था उसे भंडारवाद ग्राम कहा जाता था। केंद्र और गांव के बीच में जो संपर्क अधिकारी होता था महानायकाचार कहा जाता था। भूमि मापने की इकाई जो होती थी उसे कोल कहते थे। राजस्व दर जो थी वो 1/6 से लेकर 1/2 तक थी। मलबिरीही शुष्क भूमि को कहा जाता था, नंजय दम भूमि को, जबकि वासल पड़म ग्रह कर को कहा जाता था। कोट्टे मगनयन में दुर्गों की व्यवस्था के लिए जो कर लिया जाता था उसे कहते थे। और विरगी जो तोपों की व्यवस्था के लिए जो कर लिया जाता था। कल्याण करके विवाह कर जो लिया जाता था, केवल विधवा विवाह से कर नहीं लिया जाता था, विधवा विवाह कर मुक्त होता था। श्रम न करने वालों द्वारा दिया जाने वाला नगद धन जो होता था कर के रूप में उसे कोट्टे कहा जाता था। आगरा किले में शिवाजी को रखा गया था, लेकिन आगरा किले के जयपुर भवन में रखा गया था 1666 में। उस भवन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, सिद्धिया औलाद कर रहे थे। शिवाजी के कुल गुरु देखा जाए मित्रों तो कौन थे, बालम भट्ट थे। कुल गुरु जी थे वो बालम भट्ट थे, बाल भट्ट। शिवाजी का पहला सूरत अभियान 1664 में हुआ था और दूसरा 1670 में हुआ था। जब पहला अभियान सूरत का हुआ तो उस समय इनायत खां वहाँ के गवर्नर थे और उस समय उनको राजा की उपाधि दी गई थी। पहले सूरत अभियान के बाद उनको राजा उपाधि मिली थी। शिवाजी के परिवार का जो थे भोसले परिवार थे। शिवाजी के 4 प्रांत थे। एक उत्तरी प्रांत था जो मोरो तिरंबक पिंगले देखते थे। दक्षिणी प्रांत को अन्नाजी दंतो देखते थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत को दत्तोजी पंत देखते थे। और नए विजित क्षेत्र जो होते थे उनका बाद में बंटवारा किया जाता था। पश्चिम में तो कोई क्षेत्र था ही नहीं, पश्चिमी समुद्र था। आगे देखते हैं मित्रों,
इनके कारण संभाजी पकड़े गए। किसके कारण संभाजी पकड़े गए थे? सूरजी विशाल के कारण पकड़े गए थे। शिवाजी के राज्याभिषेक में एक अंग्रेज प्रतिनिधि उपस्थित था, उसका नाम था जॉन ऑक्सनडेंट। भूमि मापने की जो छड़ होती थी मराठों की, वो काठी कहलाती थी। 1 बीघे में 20 काठी होता था। राजस्व की जो दर थी वो 1/3 थी, बाद में इसको बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपना दरबार लगाया था, ब्रह्मपुरी में लगाया था। राजा राम के स्थान बदलने का कारण, राजा राम जब भागे थे तो उनका स्थान इस तरह था, पहले रायगढ़ गए, फिर विशालगढ़ गए, वहाँ से जिंजी किले में गए, फिर वहाँ से विशालगढ़ गए, फिर सतारा, और अंत में फिर सिंघलपुर गए। प्राचीन स्थल उनकी स्थिति देखते हैं। दिलमुन द्वीप था बहरीन, माकन ओमान द्वीप में, मिलवा सिंध में स्थित, और सोरदघई और मुंडीग्राम अफगान में। वाजस्नेयी संहिता जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कूका आंदोलन रामसिंह कूका ने 1872 में चलाया था, पंजाब में चलाया गया था ये। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में हुआ था, जब मुस्लिम न्यायाधीशों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने के लिए पर विवाद हुआ था। पहली राजनीतिक फांसी हुई थी 1908 में खुदीराम बोस की। हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में। उसी साल 1912 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया। गोखले की मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 1915 में। एनिमेशन को नज़रबंद कर दिया गया था 1917 को जून में, मद्रास सरकार ने नज़रबंद कर दिया था। अगस्त घोषणा मांटेग्यू ने की थी 1917 में, जबकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंडनको ने 1940 में किया था। गांधी जी पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे, राजनीतिक गिरफ्तारी जो थी 13 मार्च 1922 को हुई थी उनकी। काकोरी कांड 8 अगस्त 1925 को हुई थी। 8 डाउन ट्रेन पर हमला कर दिया था। 29 लोगों में मुकदमा चला था, जबकि 4 लोगों को फांसी दी गई थी इसमें। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, 4 लोगों को फांसी दी गई थी मित्रों। आगे भी बताते दिखाएंगे और लिखा है, पढ़ाते हैं अभी। देखते हैं जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। देखें कहाँ कहाँ किसको फांसी की थी, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया है। जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था 9 मार्च 1929 को, और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, जिसका प्रारूप गांधी जी ने तैयार किया था। द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए गांधी जी किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना जहाज से गए थे गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव तैयार हुआ था 14 फरवरी 1930 को, साबरमती आश्रम में तैयार हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव। 1937 में चुनाव हुए थे, 12 फरवरी को हुए थे, और सरकार बनी जुलाई में। और एक ऐसा प्रांत था जहाँ खरीद फरोख्त भी की गई थी उस समय, असम में। और 1939 में लोगों को इस्तीफा भी दे दिया था सरकार ने। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को और दूसरा सत्याग्रही नेहरू जी का चुना गया था, लेकिन बाद में 2 महीने बाद 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस समिति ने पारित किया था वर्धा में। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 में। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। 1907 का सूरत अधिवेशन पुनः कराया गया था, मद्रास में कराया गया था। पहले सूरत में हुआ था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए बाद में मद्रास में कराया गया था, और ये 23वां ही रहा था। सूरत में 23वां था, वही 23वां मद्रास को ही कहा गया था। 1942 में भारत से बाहर पहला स्वतंत्र सरकार बनाया गया तो राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी, और काबुल में बनाया गया था जिसके राष्ट्रपति बने थे राजा महेंद्र प्रताप, जबकि बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे। 1940 से 45 तक विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1927 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे MA अंसारी। 1939 में त्रिपुरारी अधिवेशन में सुभाष के त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को। 1916 में लखनऊ अधिवेशन 31वां के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। किस देशी रियासत का संविधान गांधी जी ने लिखा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र रियासत का, जो राजकोट में ही एक रियासत थी, उसी का संविधान गांधी जी ने लिखा था। भारतीय पत्रकारिता के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बंगाल गजट, जिन्होंने अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था सब सर्वप्रथम पत्रकारिता के तहत। अभी हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, और ब्रिटिश भारतीय परिषद का मुख्य पत्र भी था ये हिंदू पैट्रियट। देसी भाषा परिषद अधिनियम 1878 के प्रावधानों से बचने के लिए रातों रात अपने को अंग्रेजी समाचार पत्रिका बना लिया था अमृत बाजार पत्रिका ने, जिसे प्रकाशित किया था शिशिर कुमार घोष ने। आगे देखते हैं मित्रों।
भारत के पहले राष्ट्रीय कवि कहते हैं हेनरी विवियन टेरेजियो, यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने ही चलाया था बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन। बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन हुआ था 1936 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, महत्वपूर्ण है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884-85 में हुई थी। भारत लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किया था। बाद में 1886 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया 9 साल बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल काउंसिल। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले जी थे। तीसरे अध्यक्ष तक की थी 1888 में इलाहाबाद में। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। तीसरे के थे ये बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम, और चौथे के 85 में पहला हुआ था, 86, 87, 88। तीसरे के तैयब जी और चौथे के जॉर्ज यूले। कांग्रेस को बुलबुलों के साथ खेलने की संज्ञा दी थी अरविंद घोष ने। 3 दिनों का तमाशा कहा था कांग्रेस को अश्विनी कुमार दत्त ने। याचना संस्था कहा था विपिन चंद्र पाल ने। जबकि गंदी चीज या देशद्रोही संगठन कहा था लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को। स्वराज स्वदेशी व बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम व्यक्ति तिलक था। केसरी में उन्होंने लिखा था, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी व बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इस अभिनव भारत समाज का पहले नाम था मित्र मेला। भारत माता समिति की स्थापना की थी वेची अय्यर ने और नीलकंठ ब्रह्मचारी ने, जबकि भारत माता सोसाइटी की स्थापना जेएम चटर्जी ने किया था। बंगाल व महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बीच कड़ी थे शाखाराम गणेश देवकर। अलीपुर षडयंत्र केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। बाघा जतीन के नाम से जाने थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और नासिक षडयंत्र केस में मुकदमा चला था विनायक दामोदर सावरकर पर। गदर का पूर्व संगठन था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, उसका बाद में नाम गदर कर दिया गया। बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। टैगोर ने इस दिन को रक्षाबंधन की तरह मनाने की सलाह दी थी। कांग्रेस ने स्वदेशी को अपना समर्थन देते हुए बहिष्कार को वैध माना 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस ने स्वराज को अपनाया 1905 के बनारस अधिवेशन में और बहिष्कार को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वदेशी और बहिष्कार को 1906। मुस्लिम लीग के गठन में अंग्रेजों का सहयोग दिया था आर्चबोल्ट ने। और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग 1908 के अमृतसर अधिवेशन में की थी, जिसे 1909 में माना गया। भारत का खून चूस लिया गया, ये लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था। रेशमी पत्र षड्यंत्र हुआ था 1915 में। लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था उसी समय। गरम दल और नरम दल का समझौता 1900 लखनऊ समझौता कहा था। उसी समय 19 सूत्री ज्ञापन पत्र भी तैयार किया गया था। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा था भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था अंग्रेजी में 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद वायसराय के कार्यकारिणी से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे से आए थे 1921 में। 17 नवंबर 1921 को भारत आए थे। गांधी जी की पहले राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तारी हुई थी। और वैसे जो गिरफ्तारी हुई थी 1922 में हुई थी। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे नारायण गुरु। 13 बार गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। और राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज पार्टी का मूल नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था 1923 के चुनाव में मध्य प्रांत में। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मोडीमेंट कमेटी। उसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने काम करना बंद कर दिया था 1924 के बाद। बैकोम सत्याग्रह या मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था टी.के. माधवनताला, जो कि एझवा जाति के थे, और उन्होंने केरल के त्रावणकोर में ये आंदोलन चलाया था बैकोम सत्याग्रह। 1924 में अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे सिंगारावेलु चेट्टियार। काकोरी कांड 1925 में 4 लोगों को फांसी हुई थी, हमने बताया, जो अशफाक उल्ला खां जिन्हें फांसी फैजाद में हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन लाल सिंह को नैनी इलाहाबाद में, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। जतिन दास की मृत्यु मित्रों 1929 में हो गई थी। साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा 2 बार की थी, 1928 में, फिर 1929 में। चंद्रशेखर आजाद, अब देखते हैं यहाँ 4 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में घटनाओं के जो क्रम से पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, खुद को गोली मार ली थी उन्होंने 27 फरवरी 1931 को अल्बर्ट पार्क इलाहाबाद में।
5 मार्च को गांधी अरविंद समझौता हुआ, दिल्ली समझौता जिसे कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को। ये 1931 की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दे दी गई और 31 मार्च को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूरसेन, यानी जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था, इन्होंने किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। 19 अप्रैल 1930 को चट्टगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी और सूरसेन स्वयं जो है राष्ट्रपति बने थे। बाद में इनको 1933 में फांसी दे दिया था अंग्रेजों ने। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में ज़्यादा शक्तिशाली थे अपेक्षाकृत दूसरे अधिवेशन के, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान मदन मोहन मालवीय जी का था। दूसरे गोलमेज में गांधी जी को भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने नियुक्त किया था तेज बहादुर सप्रू को। गांधी जी ने कांग्रेस से स्वयं को अलग कर लिया था। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस के अधिवेशनों में 1934 के बाद से भाग नहीं लिए। 1937 में चुनाव के बाद पंजाब में सरकार बनी यूनियनिस्ट पार्टी की, ये लीग का सहयोग किया से बनी थी सरकार और प्रधानमंत्री बनाए गए थे सिकंदर हयात। ये सरकार 1947 तक रही। एक पहली बार देशी रियासतों की समस्या पर चर्चा हुई थी 1938 के अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन था संभवतः, याद आ रहा है, ध्यान देख लीजिएगा मित्रों। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 6 प्रांतों में, और अक्टूबर नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया गया था। भारत छोड़ो संकल्प की बात करें तो 1942 के वर्धा में संकल्प लिया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे उस समय 1942 में, और भारत छोड़ो का अनुमोदन किया गया था 8 अगस्त 1942 को बम्बई में। 3 जून 1947 की योजना का प्रस्ताव किया था गोविंद बल्लभ पंत ने दिल्ली बैठक में। 14-15 जून 1947 को दिल्ली बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। मुस्लिमों को 5 करोड़ लोगों का एक राष्ट्र बताया था लॉर्ड डफरिन ने, जिनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। हम बंगाली बाबुओं के हाथ यदि विद्यालयों और नालियों का दायित्व सौंप दे तो ब्रिटिश सरकार का विघटन नहीं होगा, ये यवलिन बैरिंग ने कहा था, जो उस समय वित्त मंत्री थे। पंचदाह समस्या क्या थी? लॉर्ड डफरिन के समय में रूस का एक बंदरगाह था, रूस ने अफगानिस्तान के एक बंदरगाह, वो सॉरी चौकी पर, पंचदाह चौकी जो थी उस पर कब्जा कर लिया था, जिससे अंग्रेज घबरा गए थे, उसी परेशान हो गए थे कि अफगानिस्तान से भारत की तरफ आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो उसी समस्या को पंचदाह समस्या कहते हैं। ठाणे, कोलाबा और रत्नागिरी में लगान न अदा करने का आंदोलन तिलक ने चलाया था 1896-97 में। अंतरिम सरकार 1946 में अध्यक्ष जो थी वो ब्रिटिश महारानी जो थी, उपाध्यक्ष बने थे नेहरू जी थे, और इस जो है 1947 से 1950 तक ब्रिटिश महारानी इसके अध्यक्ष बनी रही। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद से और हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब चुन लिए गए तो ब्रिटिश महारानी को अध्यक्ष पद से हट गई। आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो क्लेमेंट एटली थे। 1947 में सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, इम्पीरियल काउंसिलिंग में रखा था इन्होंने। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के लिए सुभाष को नामांकित किया था जीवी कृपलानी ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था सी आर दास ने। दांडी मार्च का आदर्श वाक्य था अभी अथवा कभी नहीं। कांग्रेस अधिवेशनों के कुल 28 स्थल थे। सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में होता मित्रों। खेद का युद्ध नवंबर 1707 में होता ताराबाई और साहू के बीच में, जिसमें साहू जीत गया था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। बाजीराव की प्रथम की जो उपाधि वो थी वो श्रीमंत पेशवा कहा जाता था उनको। हिंदू पद पातशाही एक नीति था, सिद्धांत था, जिसे बाजीराव प्रथम ने प्रारंभ किया था। सखुर खेड़ा का युद्ध 1724 को निजाम और मुबारिन खां के बीच में होता। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में होता। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां मित्रों देख लीजिएगा। मुंशी शिवगांव की संधि निजाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में होता। जैतपुर का युद्ध 1729 में हुआ था। बिल्हापुर तपोई का युद्ध 1731 में होता। वारना की संधि हुई, फिर भोपाल का युद्ध हुआ, फिर दुराई सराय की संधि हुई 1938 में, और संगोला की संधि 1750 में हुआ। ये महत्वपूर्ण है। संगोला की संधि 1750 पूना मुख्य स्थल बन गया और पेशवा सबसे शक्तिशाली हो गया। राम राजा उर्फ बालाजी बाजीराव। अब देखिए 18 वर्ष पर पेशवा बने थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। छत्रपति का अधिकार नहीं मिल गया था। मराठों को उड़ीसा की सूबेदारी और 12 लाख रुपए मिले अलीवर्दी खां से मिले थे 1751-52 में। जबकि मराठों को आगरा व अजमेरी की सूबेदारी 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए मिले थे 1754 में अहमद शाह से। देखिए यहाँ
आंग्ल मराठा युद्धों को देते हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था, जिसमें कई संधियां युद्ध हुए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालवाई की संधि, बेसिंग की संधि। देख लीजिएगा मित्रों, बेसिंग की संधि महत्वपूर्ण है। इसमें बाजीराव द्वितीय और बेलजली के बीच में हुआ था। अगला देखिए दूसरा मुगल आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था, कन्नौज कोवले जिले में। यहाँ देवगांव की संधि, सूरजी और जनगांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। तो इसमें महत्वपूर्ण है तीनों। देवगांव की संधि जो हुई भोसले के साथ अंग्रेजों ने किया, और सूरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ किया, और राजपुर घाट की संधि होलकर से किया। देखिए अंग्रेजों ने क्या रणनीति बनाई कि धीरे धीरे जो मजबूत मराठा थे उनसे हरा हरा के उनको संधियाँ करना शुरू कर दिया, और बाद में उनको पेंशन पे रख लिया अपने। तो राजपुर घाट की संधि हडसर के युद्ध में 1802 में ही सिंधिया और बाजीराव द्वितीय को हरा दिया था। उसके बाद फिर प्रभाव इनका समाप्त हो गया था। फिर तीसरा आंग्ल मराठा हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता। देखेंगे मित्रों, दूसरे में बेलजली थे, तीसरे में हेस्टिंग्स। ग्वालियर की संधि में घिरकी का सिंधिया से कर लिया, भोसले सिंधिया होलकर। अब देखिए तो घिरकी का युद्ध, माहिपुर का युद्ध, मंदसौर की संधि, गोरेगांव का युद्ध, अस्तीपुर का युद्ध, बाजीराव द्वितीय हारा और जॉन मिलकम से संधि कर लिया गोरेगांव का युद्ध के 1818 के बाद। उसी के बाद फिर अस्तीपुर का युद्ध हुआ, जब बाजीराव हारा तो उसे 8 लाख सालाना पेंशन पर बिठूर भेज दिया गया। यहीं से मराठों का प्रभाव एकदम से समाप्त हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। 1763 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। गवर्नर था पहले, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एकमात्र यही गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग चलाया गया था। बंबई, बंगाल, और मद्रास का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया 1784 के एक्ट के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल, मुंबई और मद्रास का एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके अधीन काम करने लगे। फिर देखें तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में भारत का पूरे गवर्नर जनरल बन गया। और भारत का पहला वायसराय की बात करें तो लॉर्ड वैकेनिंग ने 1858 बनाया। महारानी की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कहा जाने लगा, क्योंकि अभी सीधे महारानी के अंडर में काम करने लगे थे, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं मित्रों मुस्लिम लीग की बारे में थोड़ा सा। मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई था। संस्थापक थे सलीमुल्लाह खान, और अध्यक्ष थे पहले जो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जी। अस्थायी अध्यक्ष जो थे आगा खान थे। जनरल सेक्रेटरी थे जकाउल्ला। पहला अधिवेशन 1907 में ढाका में होता, जिन्ना शामिल हुए थे 1913 में, 6 साल बाद। 1940 में इसने विभाजन का प्रस्ताव रखा था फैजुल हक ने। पोर्टलैंड से प्रकाशित गदर की जो 2 भाषाओं में निकलती थी, बंगाली और गुरुमुखी में। दासराग युद्ध में गांधार ने भाग नहीं लिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। रूमन देही में 2 चीज़ों का वर्णन है, बुद्ध की जन्म स्थल का और उस समय कर घटाने का वर्णन है। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। गोलमेज सम्मेलन की सर्वप्रथम मांग की थी 1924 में मालवीय ने। गोलमेज सम्मेलन हुआ था रॉयल गैलरी में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रॉयल गैलरी में हुआ था। सूक्त सप्तती का फारसी अनुवाद तूतीनामा है। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम जोन ने धारण की थी। पत्रकारों का राजकुमार कहा जाता है क्रिस्टोफर दास को। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में प्रकाशित किया था। दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट था, वो भी 1780 में ही प्रकाशित हुआ था। भारतीय का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य ने स्थापित प्रारंभ किया था। 1818 में कलकत्ता जर्मन निकाला था। जेम्स सिल बर्किंघम प्रेस जनता का दर्पण उन्होंने कहा था। पायनियर का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। सरकार की कृपा दृष्टि थी इस पायनियर पर। एकमात्र समाचार पत्र जिस पर देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लागू हुआ था वो था सोम प्रकाश, जो बंगाली में निकाला था विद्यासागर ने। तिलक के 2 पत्र थे। 1881 में बॉम्बे से उन्होंने निकाला था मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में था, जबकि केसरी मराठी में। इसका संपादन, मराठा का संपादन केलकर ने किया था और केसरी का आगरकर ने। बाद में तिलक ने दोनों का संपादन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मराठा किस भाषा में, केसरी किस भाषा में, बहुत बार पूछा गया है। दिग्दर्शन मार्समैन की बंगाली में मासिक पत्रिका थी। और पहला हिंदी समाचार पत्र जो जिगल किशोर ने बंगाल से निकाला था वो उदंत मानदंड था। समाचार एजेंसियां उसमें 3 महत्वपूर्ण थी। 1960 में स्थापित रायटर और एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1905 में स्थापित की। बंगाल में पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ को माना जाता है। सहयोग व खिलाफत से अलग रहे, जिन्ना अलग थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन देखती थी, 6 समितियां देखती थी। औद्योगिक कार्य, विदेशियों की देखभाल, जन मृत्यु का पंजीकरण, मापतौल, व्यापार का नियमन, शुल्क,
इन सब का देख रहा है। 6 समितियां अलग अलग करती थी। जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो करता था गो, पहले बताया गया। कर वसूलने वाले अधिकारी को स्थानीय कहा जाता था। दक्षिण भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां इनको देख लेते हैं। मसाला व्यापार में व्यापारी में प्रयुक्त कपड़ा था जो, उसे सिल्ला या सिल्लापट कहा जाता था। घटिया किस्म के कपड़ों को चेहलिस कहा जाता था। छींट या बारीक छाप वाले कपड़े को विचित्रा कहा जाता था। तेल निकालने वाले को चक्री, तेल व्यापारी को तेल्फिया, पत्थर के बने कोलों को कल्लुगन, हाथ से खींचने वाले कोलों को कैगान, बैल से खींचे जाने वाले कोलों को एंतुगान और एक साथ 3 कोल्हुओं को चलाकर तेल निकाला जाता था भितुगान। वैश्वर तेल व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र होता था, उसे वैश्वर कहा जाता था। कोल्हू को कहते थे गन, गुड़ को वेल्लम, शक्कर को सरकराई, दस्तकारों को संयुक्त वर्ग कमलर था। समुद्री नमक को सोमैका, जबकि पहाड़ी और अन्य नमक को लीडा कहा जाता था। नमक बनाने वाले को उपपारुल कहते थे। कर्नाटक प्रदेश में जो चमड़े का कार्य करते थे उन्हें चर्मकार, और तमिल प्रदेश में उनको चबिकलियन कहते थे। लोहे पर लगने वाला कर जो था वो कर दंसुका होता था। खाद्यान्न से पत्थर निकालने पर जो कर लगता था उसे काल्यम कहते थे। पंचधातु के काम करने वाले वो लोगों को अलग अलग प्रांत में, जैसे कर्नाटक में पंचाल, आंध्र प्रदेश में पंचमुवारू और तमिलनाडु में कम्माल कहते थे। कर्मकारों के नाम यहाँ देखेंगे। सोनार को तत्तन, बढ़ई को तच्चन, लोहार को कोल्लन, पीतल का काम करने वालों को कन्नन, राजगीर को कलताचन कहते थे। विभिन्न कर्मियों के आराध्य देव भी अलग अलग होते थे, जैसे सालीय बुनकर को सालीश्वर, तैरिकों का तैलीश्वर और तेल व्यापारियों का नागेश्वर। महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों पर लगने वाले कर फलन मुद्रा में वो कर दिया जाता था। मुद्रा को उसमें फलन कहा जाता था। तरगु दलाली पर तरगु कर, और बुनकरों के करघा पर तरीराई कर, सोनारों को तत्तन पट्टम कर, वामपंथियों पर रिदन गाईवरी कर और दक्षिणपंथियों पर वल्लंगाईवरी कर, गडरियों पर नेल्लन नल्लेरूड और इदाई पट्टम कर लगते थे। सौदागरों पर कदाईवरी कर और बुनकरों पर लगता था कैको ला कदमाई कर। 2 कर हैं, बुनकरों पर कैको कोला कदमाई कर और बुनकरों के जो करघा होते थे उन पर तरीराई कर लगते थे। तेल व्यापारियों पर करती गाई गोसु कर, कुमारों पर कुशकन्नम कर, नौका उत्थराई पर आड़े कुल्लू कर और नमक बनाने पर अर रिसुकासु कर, मछुआरों पर एरमिन कासु कर, शिकारियों पर बिडपिटी कर, तैलियों पर सिक्कू कदमाई कर। अब यहाँ विदेशी यात्री दिए, उनके आगमन वर्ष देखें। निकोलो कोंटी 1414 में आया था, जब दुर्राजा देवरादित्य के समय 1442 में आया था। महुआन चीनी यात्री था, 1451 में आया था। और बारबोसा 1508 में आया था। डेमुंगू पायस 1520 में आया था। नूनीच 1535 में आया था। नागार्जुन कोंडा का उपनाम था विजयपुरी। धान्य कटक का पुराना उपनाम अमरावती था। जैन धर्म का अशोक कहा जाता है संप्रति को, और राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया था जौनराज व सिरिवन ने, जो कि जैनुलाब्दीन के दरबारी थे। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुलाब्दीन को। सातवाहन शासक ने सिक्के पर से अंकित कराया था, जो सातकर्णी प्रथम था। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।